तो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक जो है, इसको जब भी करना है ना, कि जिस बंदे ने करना है, अपने एरियाज़ को टैप करना है। ये नहीं कि मैं अगले के एरियाज़ को टैप करना है, बल्कि मैंने अगर AFT करनी है तो मैंने अपने एरियाज़ खुद टैप करना है। ठीक है, अगर आप क्लाइंट को कह रहे हैं तो उस क्लाइंट ने आपके एरियाज़ खुद अपने एरियाज़ खुद टैप करने हैं। आप उसको अपने ऊपर टैप करके एक बार डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि आपने इस तरह अपने एरियाज़ को टैप करना है। और इस दौरान आपने अपनी अगर आप चाहते हैं तो आप डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। इसी दौरान अपनी सांस को लंबा खींच कर लंबा छोड़ें। इसी तरह आप इमेजिनेशंस यूज़ कर सकते हैं आंखें बंद करके। इसी तरह आपको जैसे बताया गया है कि आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को ऊंची लाउडली दोहराएं, साथ में अपनी उस प्रॉब्लम से बिल्कुल उल्ट स्टेटमेंट जो आपके उस इमोशन को काउंटर कर रही हो। आप इन अप्रोचेज़ को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इन सारी अप्रोचेज़ एक बार इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपको इसका इफ़ेक्ट डबल मिलता है, जल्दी मिलता है। ठीक है, तो ये सेल्फ हेल्प टेक्निक है। इसको वो शख्स जो है, वो जो पर्सन है, वो खुद करता है। वो चाहे थेरापिस्ट है, क्योंकि थेरापिस्ट आर आल्सो ह्यूमन, उनको भी स्ट्रेस हो जाती है। तो वो जब करेगा तो वो खुद ही करेगा अपने ऊपर। इसी तरह क्लाइंट को कहना है आपने, तो उसको पहले आपने सिखा देना है, आपने डिमॉन्स्ट्रेट कर देना है, वो उसको खुद करेगा। और शर्त ये है कि वो उसको करे भी आपके सामने, सिर्फ ना कि मैं करूँगा घर जाके ना करें या एक बार दो बार करके छोड़ दे। इस तरह कभी भी इफ़ेक्ट नहीं आता थेरेपी का। तो ये चीज़ें हैं कि जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसका मेथड आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक सो, कि आपने इसको किस तरह से सीक्वेंस के साथ टैप करना है। नेक्स्ट जो एरियाज़ आपको फिगर में दिखाए गए हैं ना, वो ये एरियाज़ आपको यहाँ पर रिटर्न फॉर्म में दिखाए गए हैं कि साइड ऑफ हैंड, इट इज़ आल्सो नोन एज कराटे चॉप, इट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया, यानी कि इस एरिया के साथ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का कनेक्शन होता है। इसी तरह जो टॉप ऑफ हेड है, जो आपने रूफ ऑफ हेड को देखा जिस पर टैप करते हैं, तो गवर्निंग वेसल, ये आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, जो आपकी सोचने समझने की सलाहियत यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसके साथ होता है। आईब्रोज जो हैं, इट इज़ कनेक्टेड विद द ब्लैडर एक्टिविटी। साइड ऑफ आइज़ जो हैं, यानी कि जो आपके लेटरल साइड्स हैं बाहर की तरफ, वो गाल ब्लैडर की एक्टिविटी के साथ हैं। अंडर ऑफ आइज़ जो है वो स्टमक के साथ हैं। इस तरह ये आपको यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है, ताकि आपको इसकी जो कनेक्शंस हैं वो समझ आ सकें कि इन एरियाज़ को टैप करने से हमें मिलता क्या है और कौन से इफ़ेक्ट पैदा होते हैं। बिगनिंग ऑफ कॉलर बोन जो है, इसको किडनी। इसी तरह आर्म्स जो हैं जिनके नीचे आप टैप करते हैं, तो उसका ताल्लुक स्प्लीन के साथ है। तो बाय टैपिंग द साइड ऑफ हैंड पॉइंट वाइल सिमल्टेनियसली रिसाइटिंग योर सेटअप फेज, आपने जो स्टेटमेंट बनाई है, जब आप उसको इन टैपिंग के पॉइंट्स के साथ दोहरा रहे होते हैं, 3 टाइम्स दोहराते हैं हर एक एरिया के अंदर, तो ईच then tap each following point 7 times following moving down the body in this ascending order, यानी कि आप पहले ऊपर से नीचे की तरफ जाएं। ठीक है, ऊपर के पॉइंट से शुरू करें और आप अपने आर्म्स तक आएँ। इसी तरह आप इस प्रैक्टिस को दोबारा से फिर नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाएं, और आप इसके अंदर स्टेटमेंट को 3 दफ़ा दोहराएं। उसके बाद आप इसको इंक्रीज़ करके 5 दफ़ा भी कर सकते हैं, फिर 7 टाइम्स कर सकते हैं। जितना आप इसको लंबा खींचेंगे, इसके इफ़ेक्ट्स उतने बेहतर होते जाएंगे। ठीक है, तो देन टैप ईच फॉलोइंग पॉइंट 7 टाइम मूविंग डाउन द बॉडी इन दिस असेंडिंग ऑर्डर। बिगन बाय टैपिंग द साइड ऑफ हैंड, जैसे आपको उधर सीक्वेंस बताया गया था कि आपने पहले किस एरिया को टैप करना है। then you will tap the eyebrows, side of eyes, under the eyes, under the nose, chin, beginning of collarbone, and last will be your armpit area। armpit area से थोड़ा सा बिलो नीचे की जानिब आपने लेटरली टैप एरिया को टैप करना होता है। ठीक है, टैपिंग वाइल टैपिंग द सेंडिंग पॉइंट्स रिसाइड अ रिमाइंडर फेज टू मेंटेन द फोकस ऑन योर प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने स्टेटमेंट ऐसी बनानी है जिसका हाफ जो है वो आपकी प्रॉब्लम हो, हाफ जो है वो उसका सोल्यूशन हो। तो इससे आपको इनसाइट में मिलती है, आपको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है। और साथ ही में जब आप उसकी पॉजिटिव साइड को रिसाइड करते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट को रिसाइड करते हैं, तो आपकी वो जो उसके रिलेटेड स्ट्रेस होती है, जो नेगेटिविटी होती है, उसके अंदर वाज़ेह फ़र्क आना शुरू हो जाता है। उसके अंदर डिक्रीज़ जो है वो इंटेंसिटी डिक्रीज़ होती है। तो इवन दो आई एम सैड, ये एग्जांपल दी है। इवन दो आई एम सैड माई मदर इज़ सिक, आई डीपली एंड कम्प्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ।
ठीक है। तो इस तरह आपने, ये है, ये भी याद रखिएगा कि आपने स्टेटमेंट वो नहीं बनानी को जो किसी दूसरे बंदे पे अप्लाई हो रही है। फॉर एग्जांपल कि माय मदर इज़ सिक, आई एम सैड। ठीक है, सिचुएशन अगले की है, आप उसको अपने साथ रिलेट नहीं करेंगे, आप अपनी जेन्युइन कि यू आर फीलिंग सैड बिकॉज द सिकनेस ऑफ योर मदर। आप अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करेंगे अपनी स्टेटमेंट में। अगले की प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करके आप अपने आप को रिलैक्स नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं होगी। कि यू आर फीलिंग सैड बिकॉज योर मदर इज़ सिक, आई टोटली एक्सेप्ट दिस सिचुएशन। आपने इन दोनों स्टेटमेंट में अपनी ज़ात को, अपनी पर्सनैलिटी को लिंक रखा है। दूसरे की वजह से आपको हुई है, लेकिन आपने अपनी नेगेटिव साइड के अंदर भी अपनी ही बात की है कि मुझे सैडनेस है, मुझे फियर है, मुझे बुरा फील हो रहा है। आपने अपनी बात करनी है, किसी दूसरे की बात को नहीं जोड़ना कि आधी स्टेटमेंट अगले की बात की है और आधी स्टेटमेंट आपकी अपनी है। तो इस तरह वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो नेक्स्ट इज़, डज EFT टैपिंग वर्क। इसके ऊपर मुख्तलिफ रिसर्चेज हैं जो रिपोर्ट इसको सपोर्ट करती हैं। इन 2013 स्टडी ट्रस्टेड सोर्स रिसर्चर्स स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ EFT टैपिंग ऑन वेटरन्स विद PTSD, जो ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के, जो किसी ट्रॉमा से गुजरे होते हैं और उनको PTSD हो जाता है, फ्लैशबैक्स आते हैं, उनके अंदर EFT को देखा गया तो वेरी इफ़ेक्टिव पाया गया इसको। विद इन द मंथ पार्टिसिपेंट्स रिसीविंग द EFT कोचिंग sessions, they significantly reduce their psychological stress. And in addition, more than half of EFT test group no longer fit the criteria for PTSD, यानी कि आधे लोग ऐसे फिर पाए गए जो EFT के सेशंस लेने के बाद PTSD से जो है वो क्योर हो गए, उनकी ये PTSD मैनेज हो गई। तो इसलिए आप इस थेरेपी को, इस टेक्निक को जब करते हैं कंटिन्यूअसली और ट्रस्ट के साथ करते हैं, डेडिकेशन के साथ करते हैं, तो आपको फिज़िकली भी इफ़ेक्ट मिलते हैं और साइकोलॉजिकली भी इफ़ेक्ट मिलते हैं। दोनों तरह से ये जो टेक्निक है आपको टारगेट कर रही होती है। ये आगे मुख्तलिफ रिसर्चेज हैं। 2016 कंपेयर द इफेक्टिवनेस ऑफ यूजिंग EFT ओवर द स्टैंडर्ड केयर ऑप्शन फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। 2022 EFT by study found EFT to be effective in increasing the self-esteem in the nurses, because उनकी जो रूटीन और जॉब होती है वो बड़ी हैक्टिक होती है, बड़ी स्ट्रेसफुल होती है। तो ऐसे जो प्रोफेशंस हैं, ऐसी जो जॉब्स हैं, ऐसी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो उनके अंदर EFT जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव पाई गई है। द स्टडी कंक्लूडेड देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन एंग्जाइटी स्कोर्स कंपेयर टू द पार्टिसिपेंट रिसीविंग द अदर केयर, कि जो दूसरी अप्रोचेज़ यूज़ कर रहे हैं एंग्जाइटी मैनेज करने के लिए और वो जो EFT यूज़ कर रहे हैं, उन दोनों के अंदर EFT वालों को ज़्यादा रिलीफ देखा गया है कि उनको अपनी एंग्जाइटी पर कंट्रोल है। नेक्स्ट इज़ बायोसाइकोसोशल मॉडल। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट अप्रोच है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, ये याद रखिएगा। सिर्फ स्ट्रेस के लिए नहीं, डिप्रेशन है, मूड प्रॉब्लम है, फोबिया है, फियर है, कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है, माइल्ड से मॉडरेट से सीवियर तक की, आप उसकी ट्रीटमेंट में जब इस अप्रोच को यूज़ करते हैं ना, तो आपको उसके इफ़ेक्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं और बड़े इफ़ेक्टिव होकर आपकी वो ट्रीटमेंट चलती है। अगर आप अपने क्लाइंट को ट्रीट कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप बायोसाइकोसोशल मॉडल अप्लाई करें, यानी कि आपने इन तीनों एरियाज़ को कैटर करना है एक ही वक्त में उस प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट के अंदर। तो बायोसाइकोसोशल मॉडल देखा जाए तो ये तीन एरियाज़ को डिफ़ाइन कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। बायोलॉजिकल, then that will be the biological reason of your problem, then psycho यानी कि psychological reason of your problem, and social is social reason of your problem। इन तीनों एरियाज़ को ये कैटर करता है और इन तीनों एरियाज़ को आप अपने ट्रीटमेंट में जब यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी लेकर आते हैं, सोशल ट्रीटमेंट भी लेकर आते हैं, तो जो प्रॉब्लम है वो बड़ी तेज़ी से गायब होती है। तो दिस मॉडल वाज फर्स्ट कंसेप्चुलाइज्ड बाय द जॉर्ज एंजल। सर थेरेपीज अच्छी हैं। चलें, इनको आप ट्राई करिएगा, ट्राई करने के बाद भी मुझे आप लोगों ने फीडबैक लाजमी देना है। ये बहुत ही टेक्निकल है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टेक्निक्स हैं।
सो बायोसाइकोसोशल मॉडल याद रखिएगा, आपकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, क्लाइंट की प्रॉब्लम है, कोई डिसऑर्डर है, आप इन तीनों एरियाज़ को जब भी लेकर चलेंगे ना तो आपकी ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव आपको नज़र आएगी, वो और वो जो क्लाइंट है वो आपको बहुत अच्छा फीडबैक देगा। बायोलॉजिकल it will be include the biological reasons of problem, and then you will cater the biological treatment. It can be through the physical health conditions, it can be biological एरिया को आप कैसे कैटर करेंगे, थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, थ्रू एक्सरसाइज। बायोलॉजिकल सिस्टम को ही आपने का टारगेट करना है ना, दैट इज़ लिंक्ड विद द फिजिकल बॉडी। तो बायोलॉजिकल आप जब अप्रोच यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको बताया गया है कि स्ट्रेस है आपको, तो आप वॉक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें, एक्सरसाइज करें, ठीक है। इसका ताल्लुक क्या है, इसका ये है कि जब आप फिज़िकली एक्टिव होते हैं ना, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये जब आप एक्टिविटीज़ करते हैं ना तो नेचर ने आपको इस तरह प्रोग्राम किया है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी की वजह से आपके ब्रेन के अंदर एक हार्मोन, एक केमिकल सिक्रीट होता है, जिसको हम कहते हैं BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, BDNF, ठीक है। ये वो हार्मोन है जो आपके न्यूरॉन्स को, आपके ब्रेन सेल्स को रिपेयर करता है, और इसका ताल्लुक जो है आपकी ब्रेन की कामनेस के साथ है। ये जब भी सिक्रीट होता है तो आपके ब्रेन को कामनेस फील होती है, आपकी मेमोरी बूस्ट होती है, ठीक है। तो आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी इस तरह से आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है कि BDNF जिनमें ड्रॉप हो जाता है ना ब्रेन के अंदर, उनके अंदर देखा गया है कि उनकी मेमोरी भी वीक होती है, उनकी जो मूड प्रॉब्लम्स भी होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, वो काम फील नहीं करते, एंग्जियस रहते हैं। तो इस तरह उनके, क्योंकि ब्रेन सेल रिपेयर नहीं हो रहे होते, उनको न्यूट्रिशन नहीं प्रॉपर मिल रही होती, तो इस तरह वो मेंटली फटीग हो जाते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकली आप अप्रोच यूज़ करें किसी भी डिसऑर्डर के लिए, आप अपने क्लाइंट को बायोलॉजिकल एक्टिव ज़रूर करें, ठीक है। और उससे पहले आपको बायोलॉजिकली देखना है कि उसके बॉडी में, बायोलॉजी में कहाँ पे प्रॉब्लम है इस डिसऑर्डर की वजह से, या हम किस एरिया को यूज़ कर सकते हैं उसकी बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल रीज़न ऑफ योर प्रॉब्लम। तो साइकोलॉजिकल रीज़न क्या होगी कि आपकी प्रॉब्लम का ताल्लुक साइकोलॉजी के साथ कहाँ पर है, आपके थॉट में प्रॉब्लम है, आप नेगेटिव सोचने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा जो सोचते हैं किसी प्रॉब्लम को, इतना जब यानी कि कुछ लोगों को आदत होती है ना कि वो ओवर जनरलाइज कर देते हैं रिजल्ट्स को, तो अगर वो एक बार नाकाम हुए हैं ना तो वो अपनी फ्यूचर की भी जो एफर्ट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई कर देंगे कि मैंने हमेशा ही नाकाम होना है, या किसी मामले को वो बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर लेते हैं कि जितनी ज़रूरत नहीं है उसको एनालाइज करने की, लेकिन आप वो ज़रूरत से ज़्यादा उस पर सोचते हैं, और इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो खुद को खुद ही परेशान कर लेते हैं, यानी कि उनकी थॉट प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप फिर साइको पार्ट के अंदर क्या करेंगे, पहले आप साइको रीज़न आइडेंटिफाई करेंगे, देन आप उसकी काउंटर ट्रीटमेंट। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट क्या है इसमें कि इट विल बी टारगेट द थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर्स, एज वो तमाम चीज़ें जिनका ताल्लुक साइकोलॉजी के साथ है उस बंदे की। थर्ड पार्ट विल बी सोशल पार्ट, कि इन्वायरमेंट में कहाँ पर डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से वो ये फील कर रहा है। फैमिली इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है, उसके कलीग, वर्क प्लेस के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, या उसका कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, सोशल फैक्टर हो सकता है, किसी पार्टनर अपने स्पाउस के साथ प्रॉब्लम चल रही है, किसी अपने ब्रदर या सिस्टर के साथ प्रॉब्लम चल रही है, फ्रेंड के साथ चल रही है, तो आपने साथ में फिर आप उसकी सोशल सोल्यूशन भी देना है कि आप अपने आप को सोशली जो है, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन में देखा गया है कि जो डिप्रेसिव क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोशली विड्रॉल होते हैं। आप क्या करेंगे, आप उनको सोशली एक्टिव करेंगे कि आप बाहर जाएं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के अंदर बैठें, फिर आप अपने आप को दिन में एक दफ़ा दो दफ़ा घर से बाहर लेकर जाएं, किसी शॉप पर जाएं, यानी कि आप उसके सोशल एलिमेंट को आपने टारगेट किया है, ठीक है। इसके साथ साथ आप उसको बायोलॉजिकली ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, आप उसको वॉक भी बता रहे हैं, आप उसको मेडिसिन जो है वो भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। साइकोलॉजिकली भी आप उसको ट्रीट क्या करेंगे कि आप उनके नेगेटिव थाट्स को चैलेंज करेंगे, ठीक है। तो आपने जब किसी भी प्रॉब्लम के अंदर, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, कोई भी प्रॉब्लम है उसके अंदर जब आपने बायो साइको सोशल अप्रोच यूज़ करनी है ना, तो आपकी वो प्रॉब्लम के अंदर वाजिया फ़र्क आता है और आपको रेजिलियंस फील होती है, आप रेजिलियंट हो जाते हैं। जिस तरह आपको वैक्सीन लगती है ना तो आप उस बीमारी से शील्ड हो जाते हैं,
आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है कि वो अगर इन फ्यूचर जरासीम आए भी ना, तो आपको उस तरह से वो बीमार नहीं कर पाएंगे जिस तरह वो करेंगे। इसी तरह जब आप इस अप्रोच को यूज़ करते हैं ना, इसमें आप तीनों एरियाज़ को टारगेट भी कर रहे हैं, तीनों एरियाज़ के रीजंस भी देख रहे हैं। जब आप हर एक की रीज़न को अच्छी तरह समझ लेते हैं ना, जब आप प्रॉब्लम को क्लियरली समझ जाते हैं, तो उसका सलूशन जो है वो बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए बायोसाइको सोशल मॉडल जो है ना, अब जो रेसेंट अप्रोचेज़ हैं, अब जो साइकोलॉजिस्ट अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, वो आपको ये तीनों अप्रोचेज़ लेकर, तीनों एरियाज़ लेकर चलते नज़र आएंगे अपनी ट्रीटमेंट प्लान में। ठीक है, आपके मूड प्रॉब्लम है, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर आपको में से किसी भी मेंबर को फॉर एग्जांपल सैडनेस के इश्यूज हैं, अग्रेशन के इश्यूज हैं, ठीक है, इमोशंस के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, आप अपनी उस प्रॉब्लम को लिखें। उसके बाद आप अपने इन तीनों फैक्टर्स को देखेंगे, भाई मेरे इस इमोशन प्रॉब्लम का बायोलॉजिकल कनेक्शन कहाँ पे है, कि मेरी बॉडी में कोई फिज़िकली मैं देखूँ कि फिज़िकली कहाँ पर रीज़न है। उसके बाद साइकोलॉजिकल देखें कि मेरी थॉट पैटर्न में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, यानी कि मैं हमेशा नेगेटिव ही सोच रहा हूँ, या मैं ओवर एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं ब्लैक एंड वाइट सोच रहा हूँ। तो ये इसकी आपके पास साइकोलॉजिकल रीज़न आ जाएगी। दैन यू विल मूव टू द सोशल फैक्टर, कि आप देखेंगे कि आप सोशली किस तरह से हैं, या आपके सोशल फैक्टर्स कौन से हैं जो आपको डिप्रेसिव कर रहे हैं। लोगों के नेगेटिव कमेंट्स हैं, ठीक है, या दूसरों की क्रिटिसिज्म है, कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको आप समझते हैं कि वो इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो आप इन तीनों एरिया को फिर जब डिफ़ाइन करके उसकी ट्रीटमेंट को तैयार करते हैं ना, तो आपके पास उस चीज़ का, उस प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो बड़ा इफ़ेक्टिवली निकलता है। तो बायोसाइको सोशल मॉडल, आई होप कि आपको थोड़ा समझ आया होगा कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है और ये किस तरह से काम करता है। तो बायोसाइको सोशल मॉडल में बायोलॉजिकल इंटरवेंशन में मेडिकेशन आ जाएगी, मेडिकल ट्रीटमेंट जो आमतौर पर होगा, फिजिकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज है, डाइट है, जिसका ताल्लुक आपकी बॉडी के साथ है। आपने उन फैक्टर्स को उसके ऊपर काम करना है, आपने अपने आप को फिजिकली एक्टिवेट करना है। आपका जो फिज़िकल एक्सरसाइज है, आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है, उसका ताल्लुक आपके ब्रेन केमिकल्स के साथ है, एंडोर्फिन्स बनते हैं। ठीक है, आज हमारे जो यूथ है या आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो लोग हैं, उनको इतनी स्ट्रेस क्यों रहती है, या उनको इतने मेमोरीज के इश्यूज क्यों हैं, और उनको बीमारियां इतनी ज़्यादा क्यों लगती रहती हैं? क्योंकि हमने अपने आप को फिज़िकली एक्टिव नहीं रखा। फिज़िकल एक्टिव नहीं रहे तो एक तो हमारे मसल्स जो हैं वो वीक हुए, और मसल्स ने जब काम नहीं किया, हम फिज़िकल एक्टिव नहीं हुए, तो ब्रेन में BDNF ज़्यादा नहीं बन पाया, एंडोर्फिन्स नहीं बन पाया। एंडोर्फिन्स जो है वो आपके ब्रेन के, आपकी बॉडी के ये नेचुरल पेन किलर हैं। एंडोर्फिन हार्मोन्स का ताल्लुक फिज़िकल एक्टिविटी के साथ है। तो जो लोग फिज़िकली एक्टिव है ना, उनको इतनी जल्दी आप देखेंगे कि पेन फील नहीं होता, और अगर होता भी है वो उसको उतना ज़्यादा फील नहीं करते। ठीक है, उनकी बॉडी रिजिलियंट होती है। ठीक है, BDNF उन लोगों का अच्छा होता है, उनकी मेमोरी अच्छी होती है, वो बड़े फ्रेश फील करते हैं, अपने आप को हल्का फील करते हैं। इसकी बनिस्बत वो बंदा जो सारा दिन बैठा रहता है, आप देखेंगे उसमें मूड प्रॉब्लम्स बड़ी ज़्यादा हैं, उसको फिजिकल हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ रही है, उसकी मेंटल हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसलिए जो बायोलॉजिकल फैक्टर है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है आपकी प्रॉब्लम के अंदर, उसको क्रिएट करने में भी और उसको सॉल्व करने में भी। इसी तरह साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन में CBT यूज़ कर लें, इसी तरह DBT है वो यूज़ कर लें अपने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को ट्रीट करने के लिए, उनके उनके ऊपर काम करने के लिए। इसके अंदर माइंडफुलनेस आ सकती है। ठीक है, आगे हम इसको देखेंगे भी, और आई थिंक मैंने पिछले वेबिनार्स में भी इसको कुछ डिफाइन किया हुआ है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, PMR है, जैसे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स है। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको डिस्क्राइब कर सकूँ, इसलिए मैं सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूँ। इन फ्यूचर जब हम वेबिनार्स करेंगे तो मैं इन टेक्निक्स को ज़रा फिर डिटेल में लेके आऊँगा कि आपने इनको किस तरह से अप्लाई करना है और इनकी जो मैथडोलॉजी है वो क्या है। सोशल इंटरवेंशन में आप क्या करेंगे? सोशली सपोर्ट बिहेवियर, याद रखिएगा, आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो आप देखें कि आपकी उस प्रॉब्लम में, मूड प्रॉब्लम में, इमोशन प्रॉब्लम में, कोई ना कोई आपका ना बिहेवियर ऐसा होगा कि जो कम हो जाएगा। और मोस्टली वो ऐसा बिहेवियर होता है जो पॉजिटिव होता है। तो इसको हम कैटर करते हैं तो CBT टेक्निक, डैट इज़ बिहेवियर एक्टिवेशन। कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, एक एथलीट है, ठीक है, या कोई भी कॉमन है, उसको जो है फॉर एग्जांपल डिप्रेशन का वो शिकार है, ठीक है, तो उसने अपने पॉजिटिव बिहेवियर्स को कम कर देना है।
वो बाहर जाना कम कर देगा, ठीक है। वो कोई गेम खेलता था, फुटबॉल का बहुत अच्छा शौकीन है, उसने फुटबॉल खेलना छोड़ देनी है। अगर वो ड्राइविंग पसंद करता है तो उसने ड्राइविंग करना छोड़ देनी, यानी कि उसके जो पॉजिटिव बिहेवियर्स हैं ना वो कम हो जाएंगे, ठीक है। इन पॉजिटिव बिहेवियर्स को आप एक्टिवेट करते हैं थ्रू बिहेवियर एक्टिवेशन, वन बाय वन, एकदम से नहीं। छोटे छोटे बिहेवियर्स को आप कहेंगे कि आप स्टार्ट करें दोबारा से, ठीक है। आप बाहर नहीं जा सकते, आप घर में किसी के साथ फुटबॉल खेल लें, कोई गेम खेल लें, इस तरह वो जो उनकी ज़िंदगी की रूटीन से बिहेवियर कट गया होता है ना, बिहेवियर जो पॉजिटिव था, आपने उसको दोबारा से एक्टिवेट करना होता है, ठीक है। सोशल इंटरवेंशन जो है वो ज़्यादातर देखें तो इस कैटेगरी में आती हैं। इसमें आप अपने फैमिली की सपोर्ट लें, अपने अच्छे जो आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ जो है वो अपने टाइम स्पेंड करें, ठीक है। अपने आप को सोशली एक्टिव करें। इसी तरह अगर आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में इतना ज़्यादा नहीं है तो आप ऑनलाइन या इस तरह के जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके ऊपर न्यू लोगों को मिलें, ठीक है, उनसे बात करें, उनके साथ जो है वो आप अपनी कन्वर्सेशन करें। तो जब आप अपने आप को सोशली एक्टिवेट करते हैं ना तो ये भी आपकी साइकोलॉजी के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पैदा करता है। तो बायो सोशल मॉडल इस तरह तीनों एरियाज़ को टारगेट करता है। दिस इज़ अ पिक्चर दैट शोइंग द बायोसाइकोसोशल मॉडल फॉर मेंटल हेल्थ। बायोलॉजिकल, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जैसे वी आर ऑल डिफरेंट एंड व्हाट वर्क्स फॉर यू माइट नॉट वर्क फॉर समवन एल्स। ये ज़रूरी नहीं है कि जो ईएफटी है वो मेरे पर बड़ा अच्छा इफेक्ट दे रही है और अगले पर भी उसी तरह दे, ठीक है। हो सकता है उस पर कोई और अप्रोच ज़्यादा अच्छा काम करे। तो एक ही टेक्निक हर बंदे के लिए नहीं होती, ठीक है। और हर प्रॉब्लम के लिए भी एक टेक्निक नहीं होती। आप पर्सनैलिटी वाइज, जो थेरापिस्ट उनका काम ही ये होता है कि पर्सनैलिटी को जज करते हुए वो उसका मुतलका जो ज़्यादा बेहतर थेरेपी हो सकती है वो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। योर मेंटल हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय सो मैनी डिफरेंट फैक्टर्स, जिसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ सकते हैं, इसके अंदर आपके सोशल फैक्टर्स आ सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ सकते हैं, फैमिली सर्कमस्टांसिस हैं, कल्चरल ट्रेडिशनल्स हैं, पीयर रिलेशनशिप है, अपनी एज ग्रुप के लोगों के साथ आपका ताल्लुक कैसा है, बायोलॉजिकल फिजिकल हेल्थ कैसी है, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, आपकी बॉडी में जेनेटिकली तो टेंडेंसी नहीं है किसी डिसऑर्डर के डेवलप होने की, ठीक है। इसी तरह न्यूरोकेमिस्ट्री आपकी नॉर्मल है या उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, हार्मोन इम्बैलेंस है, सेरोटोनिन डोपामिन लो है। इसी तरह इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है बीमारियों के साथ, ठीक है। याद रखिएगा जो लोग स्ट्रेस में रहने वाले होते हैं ना उनकी इम्यूनिटी पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ऐसे लोगों की इम्यूनिटी वीक हो जाती है और इसी वजह से जो स्ट्रेस में रहने वाले लोग हैं ना वो अक्सर बीमार नज़र आएंगे आपको। इसलिए अपने आप को एंटी स्ट्रेस करना, अपने आप को रिलैक्स करना, अपने आप को काम डाउन करना, इन अप्रोचेज़ का इस्तेमाल करके अपनी रूटीन बना लेना, इनको बार बार रिपीट करना कि वो आपकी हैबिट बन जाए कि आपको कभी जब स्ट्रेस हो तो आप ऑटोमेटिकली उस एक्टिविटी को करना शुरू कर दें जिससे आप रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी हेल्प आउट होती हैं और आपकी लाइफ जो है अल्लाह ने आपको एक ज़िंदगी दी है उसमें अपने आप को बेवजह और बिला वजह परेशान रखना जो है वो किसी मसले का हल नहीं होता। आपको जिस चीज़ की वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है आप उसको सॉल्व करें, उसके लिए हेल्प लें, ठीक है। इससे आप बेटर फील करेंगे एज़ कम्पेयर टू कि आप बैठ कर उस चीज़ के ऊपर सोचते रहें और परेशान करते रहें। तो इसको हम ना होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं जिसमें आप सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको मैंने वैसे भी दे दी है, ये भी आप एक बार इसको रीड आउट कर लीजिएगा। दिस मॉडल इज़ कॉमनली यूज इन क्रोनिक पेन एंड इन क्रोनिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। आप इसको एक्यूट में भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्रोनिक में यूज़ करें। लेकिन जो क्रोनिक पेन होती हैं, क्रोनिक कंडीशंस होती हैं जो बड़े लंबे अरसे से चल रही हैं, उनके अंदर देखा गया है कि इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है, ठीक है। आप बायोलॉजिकली भी उस बंदे को ट्रीट कर रहे हैं, बायोलॉजिकली भी आप उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, आप उसको साइकोलॉजिकली भी ट्रीट कर रहे हैं, सोशली भी उसको एक्टिव कर रहे हैं, उसके सोशल कनेक्शंस को मजबूत कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आपकी स्ट्रेस को, आपकी प्रॉब्लम्स को बड़ी तेज़ी से सोल्व करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्रोनिक पेन कैसे हो सकती है? क्रोनिक पेन ऐसी बीमारियां जो कि आपकी लाइफ लॉन्ग चल रही हैं अब, ठीक है। वो तो एक मुसलसल स्ट्रेस की वजह है ना फिर अब, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है या हार्ट डिजीज़, कोई भी हार्ट प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, डायबिटीज़ मलाइटस है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है जो क्रोनिक डिजीज़ में आ सकती हैं। या आपकी फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि मैरिटल इशू ऐसे हैं कि जो क्रोनिक हैं। तो इन कंडीशंस में आपको जो पेन फील होती है फिज़िकली और इमोशनली वो क्रोनिक होती है। ऐसी प्रॉब्लम्स को अगर आप ट्रीट नहीं करते तो ये कल को जाकर बड़े ज़्यादा
नेगेटिव रिजल्ट्स पैदा करती हैं। ठीक है, देखा गया है कि स्ट्रेस के जो पेशेंट्स हैं, डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं, उनके अंदर कैंसर होने के चांसेस दुगने हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं ना कि अब आपकी प्रॉब्लम साइकोलॉजी में है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि आप फिज़िकली कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। ठीक है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट हुई है। तो ये मत समझिए कि आप अगर अपने आप को परेशान रखते हैं या परेशान रहते हैं तो आपको फिज़िकली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ज़रूर होता है। ठीक है, तो इसलिए ये आपके अपने हाथ में होता है कि आप उसको मैनेज करने की तरफ आएँ या आप उसको उसी तरह लटका के रखें। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिनका जिक्र किया गया है बायोसाइको सोशल मॉडल में। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर वो होते हैं कि वो हालात, वो वजूहात जिनकी वजह से आपका प्रॉब्लम शुरू हुआ। ठीक है, एंड एरियाज ऑफ वल्नरेबिलिटी डैट इंक्रीज द रिस्क फॉर द प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, अगर फैमिली में डिप्रेशन चल रहा है, माँ या बाप को है, तो आगे उसके बच्चे में भी उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि जेनेटिकली हो सकता है कि उसके अंदर वो जीन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएं। तो ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में आ जाएगा कि जिस वजह से प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। नेक्स्ट विल बी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, वो हैं कि जो मसले की वजह बने हैं। ठीक है, दैट ऑल आर स्ट्रेसर्स और इवेंट्स जिनकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, दैट मे बी द प्रेसिपिटेंट्स ऑफ द सिम्टम। फॉर एग्जांपल, कन्फ्लिक्ट अबाउट द आइडेंटिटी, कन्फ्लिक्ट विद एन अदर पर्सन, रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, मूड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, ट्रांजिशन चेंजेस आ सकती हैं लाइफ में, आपने किसी जगह से मूव किया या आपकी जॉब में चेंज आया या कैरियर में चेंज आया, ये भी आपके लिए एक फर्स्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेस हो सकती हैं। परपिचुएटिंग फैक्टर्स, परपिचुएटिंग फैक्टर्स वो हैं कि जो प्रॉब्लम को बड़ी तेज़ी से बढ़ाते हैं। प्रॉब्लम हो गई है, अब उसको जो बढ़ावा दे रहे हैं ना, वो परपिचुएटिंग फैक्टर्स है। ठीक है, एनी कंडीशन इन द पेशेंट, फैमिली, कम्युनिटी और लार्जर सिस्टम डैट एक्सरबेट रादर देन सॉल्व द प्रॉब्लम, जो आप कह सकते हैं कि जलती पर तेल डालते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम को वो दुगना कर देते हैं, एग्जैजरेट करते हैं, प्रॉब्लम को सपोर्ट कर रहे हैं, मज़ीद ख़राब कर रहे हैं, वो परपिचुएटिंग फैक्टर। फॉर एग्जांपल, एक बंदा स्ट्रेस का पेशेंट है, अगर उसकी जॉब भी चले गई है तो ये उसके लिए परपिचुएटिंग होगा कि उसकी जॉब जाने से अब क्या होगा, उसकी स्ट्रेस को कोई फ़ायदा तो नहीं ना हुआ, उसकी स्ट्रेस मज़ीद बढ़ी है। तो ये परपिचुएटिंग फैक्टर है। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल्स हैं, जैसे अनएड्रेस रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट्स, कि अगर मियाँ बीवी में या इस तरह किसी भी दो लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट चल रहा है और आप उसको रिजोल्व नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे। ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन है, तो इससे क्या होगा कि उनकी जो इंटेलिजेंस उतनी अच्छी डेवलप नहीं है कि वो कन्फ्लिक्ट के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। फाइनेंशियली स्ट्रेस हैं, तो उसके ऊपर मज़ीद उनका तवज्जो ही नहीं होगी, वो अपने उस कन्फ्लिक्ट की बजाय अपने एक्सपेंसेस के ऊपर परेशान रहेंगे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस जो है, तो ये मतलब कि आप असल जो इशू है उसको मज़ीद बढ़ावा देने वाले फैक्टर्स, इन तमाम के ऊपर काम करना बड़ा ज़रूरी होता है, सबको आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आपको स्ट्रेस है फॉर एग्जांपल, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे स्ट्रेस क्यों है, कौन सी चीज़ें हैं मेरी सोसाइटी में, मेरी इन्वायरमेंट में, मेरी अपनी साइकी के अंदर कि जो मुझे इस प्रॉब्लम की तरफ लेकर जा रही हैं। ठीक है, और फिर आपने इनके मुताबिक बायोसाइकोसोशल अप्रोच यूज़ करते हुए अपने आप को हील करना होता है, और इसके अंदर जो गाइडेंस है वो आपको प्रोफेशनल जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो देते हैं। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स वो हैं कि जो आपकी प्रॉब्लम में आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो आपकी उस कंडीशंस के अंदर आपकी सपोर्ट बन सकते हैं। जैसे कि आपकी फॉर एग्जांपल पेशेंट जोन एरियाज ऑफ कॉम्पिटेंसी, वो बड़ा एक ऑप्टिमिस्टिक साइकी का बंदा है कि वो चीज़ों को बड़ा ऑप्टिमिज़म रखते हुए उसके अंदर जो सोचता है, वो बड़े से बड़े वाक़या, बड़े से बड़े नुकसान में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है, अपने आप को पॉजिटिव रखता है। ठीक है, तो ये उसके लिए एक प्रोटेक्टिव फैक्टर हो गया कि उसके लिए कोई भी मेगा इवेंट है, कोई भी मेगा डिज़ास्टर है, वो उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डिस्टर्बिंग नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रोटेक्टिव फैक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको हेल्प मिलेगी। ठीक है, स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, इसी तरह उसकी इंटरेस्ट्स हैं, स्पोर्टिव एलिमेंट्स, उसकी सोसाइटी सोशल सपोर्ट हो सकती है, उसकी फिज़िकल एक्टिविटी में उसकी वाक आ सकती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर में उसकी पॉजिटिव थिंकिंग आ सकती है। तो ये वो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए उसकी प्रॉब्लम को कैटर कर सकते हैं। इसके बाद न्यूरोबायोलॉजी अगर देखा जाए तो जो न्यूरो साइंस है उसके मुताबिक जो स्ट्रेस है
वो किन एरियाज़ को टारगेट करती है और उनके अंदर क्या क्या मेथडोलॉजी है, इसको भी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको थोड़ा सा ब्रेन का टच हो इसके अंदर के न्यूरो और हमारी जो फिज़िकल स्ट्रक्चर्स हैं उनका स्ट्रेस से क्या ताल्लुक होता है। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन में याद रखिए न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये आपके ब्रेन केमिकल्स हैं जो आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में सिक्रेट करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, और यही न्यूरोट्रांसमीटर्स आपकी बॉडी इफेक्ट्स पैदा करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डोपामीन है तो ये आपका रिवार्डिंग हार्मोन है, आपको जो खुशी फील होती है, हैप्पी हार्मोन, दैट इज़ ड्यू टू द डोपामीन। आपने कोई टारगेट अचीव किया है, यू फील्स हैप्पीनेस, यू फील सेटिस्फैक्शन, यू विल फील द रिलैक्स्ड स्टेट, दिस इज़ ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ डोपामीन। ठीक है, तो डोपामीन आपका जो रिवार्डिंग पाथवे ब्रेन का है उसके अंदर सिक्रीट होने वाला हार्मोन है जो आपको लर्निंग में भी मदद देता है। इसका ताल्लुक लर्निंग के साथ भी है, इसका ताल्लुक मेमोरी के साथ भी है, इसका ताल्लुक आपकी बॉडी की मोटर मूवमेंट्स के साथ भी है, मसल्स की। ठीक है, जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, आपको पता होगा कि जो पार्किंसंस के मरीज़ हैं, पार्किंसन डिजीज़ के, उनमें क्या होता है, उनमें डोपामीन ही नहीं होता। डोपामीन ब्रेन में बन रहा होता है, डोपामिनर्जिक पाथवेज के अंदर बन रहा होता है, वो न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं जिस वजह से डोपामीन बनता नहीं है, और उससे वजह से क्या होता है, राशा के जो मरीज़ हैं पार्किंसंस के, उनकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उनकी मोटर मूवमेंट्स नहीं हो पाती, मसल स्टिफ हो जाते हैं। ठीक है, जब मसल्स कांपते हैं, मसल्स के अंदर स्टिफनेस रिजिडिटी आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह आप क्या देख रहे हैं कि एक न्यूरोट्रांसमीटर एक है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। तो इसी तरह डोपामिन को देखा गया है कि जब इसका लेवल लो होता है ना तो स्ट्रेस बढ़ जाती है। तो इसलिए डोपामिन का एक हेल्दी जो इसकी वैल्यू है वो होना ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी ये प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, आप साइकोटिक हो सकते हैं, साइकोसिस की तरफ जा सकता है, सिजोफ्रीनिया, इस तरह के जो प्रॉब्लम हैं वो हाई डोपामिन की वजह से होते हैं। ठीक है, हेलुसिनेशन डिवेल्प हो सकती है, डेलूजन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि जो आपकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, ख़ास हद तक जो है वो इसका जो लेवल है वो हेल्दी होता है। तो की रीजन्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले लिम्बिक सिस्टम, सबसे इम्पोर्टेंट एरिया जिसका ताल्लुक स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस के साथ है ना, वो लिम्बिक सिस्टम है। ये अब इस वक्त कौन है, अच्छा, तो ब्रेन एरियाज में लिम्बिक सिस्टम है, इसको हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इस एरियाज के अंदर इमिगडाला है, हिपोकैम्पस और हाइपोथैलेमस, ये तीन एरियाज होते हैं। आपकी इसमें इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं होगी, लेकिन सिर्फ एक न्यूरो साइंस की टच देने के लिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अंदर कि इमिगडाला ऐसे लोगों का ओवर एक्टिव होता है जो स्ट्रेस में होते हैं। इसलिए आप जब भी फिजिकल एक्टिव होते हैं, आप गुस्से में हैं तो आप फ़ौरन रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो क्या होता है, वो जो इमिगडाला है ओवर एक्टिवेट होता है ना, तो जब भी इमिगडाला जो है वो एक्टिवेट होता है ना, तो उस वक़्त आपकी ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपके बिल्कुल माथे के पीछे है, ब्रेन का फ्रंट वाला एरिया है, इसका ताल्लुक होता है रीजनिंग के साथ, इंटेलिजेंस के साथ, डिसीजन मेकिंग के साथ। ठीक है, ये एरिया इनएक्टिवेट हो जाता है जब इमिगडाला ओवर शूट करता है, ओवर एक्टिवेट होता है। ठीक है, इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब गुस्सा होता है या आप डिप्रेस्ड होते हैं, तो आपको आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है बड़ी वीक हो जाती है और आपका उस वक्त कुछ पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें आप जब ब्रेक लेते हैं ना, फ़ौरन रिएक्ट नहीं करते, तो आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को मौका मिल जाता है एक्टिवेट होने का और अमिगडाला जो है उसकी एक्टिविटी डाउन हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह लिम्बिक सिस्टम के अंदर देखा जाए तो अमिगडाला हिपोकैम्पस है, डेटा आर क्रूशियल फॉर प्रोसेसिंग द इमोशंस एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज, इट इज कैन बी मॉड्यूलेटेड बाय द स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स, जैसे कि आप डीप ब्रीदिंग करें। ठीक है, उसके अंदर बड़ा इसको इफेक्टिव देखा गया है कि ये अमिगडाला की एक्टिविटी को डाउन करता है। ठीक है, ये HPA एक्सिस है, मैंने इसका जिक्र कल भी किया था। ठीक है, ये HPA एक्सिस आपकी बॉडी का स्ट्रेस पाथवे है। ठीक है, स्ट्रेस जो है वो इस पाथवे, इस रास्ते से गुजरती है, इस रास्ते के ज़रिए ऑपरेट होती है, यानी कि ये आपका स्ट्रेस सर्किट है। ठीक है, और ये एक्सिस जो है ये इसका रोल होता है आपकी बॉडी में स्ट्रेस पैदा करने का, फिजिकली भी और मेंटली भी। ठीक है, उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो डोपामीन है, इसका ताल्लुक आपकी मोटिवेशंस के साथ है, रिवार्ड के साथ है, हैप्पीनेस के साथ है, सेटिस्फेक्शन के साथ है। रिडक्शन टेक्निक्स जो हैं इसकी जो डाउन, चूँकि ऐसे पेशेंट्स में डोपामिन लो
पाई गई है, तो आप जब रिडक्शन टेक्निक्स, स्ट्रेस की रिडक्शन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ईएफटी यूज़ करते हैं, इसी तरह आप बायोसाइकोसोशल अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज यूज़ कर रहे हैं, साथ में आप वॉक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी ब्रेन के इन केमिकल्स को बढ़ाती हैं, ठीक है। एंडोर्फिन्स मैंने बताया ये पेन किलर्स हैं, इनका ताल्लुक आपकी इमोशनल पेन के साथ भी है कि जब एंडोर्फिन्स होंगी तो आपकी जो इमोशनल पेन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। फिजिकल पेन का तो हमें पता है कि जो हमें जिस्मानी तौर पर दर्द फील होता है, जो इमोशनल पेन याद रखिएगा ब्रेन फिजिकल पेन से ज़्यादा फील करता है। इमोशनल पेन की जो सेंसेशंस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ब्रेन ब्रेन के लिए एज़ कम्पेयर टू द फिज़िकल पेन, इसलिए एंडोर्फिन का होना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसका लेवल एक हेल्दी वे में होना ज़रूरी होता है। एंडोर्फिन का लो लेवल होना आपको इमोशनली पेनफुल कर देगा, ठीक है। वो गाबा है, गाबा एंग्जाइटी को जो है एंटी एंग्जाइटी है, ठीक है, ये न्यूरो ब्लॉकर है, ये ओवर एक्टिविटी नहीं होने देता, ठीक है। तो गाबा की जो कंसंट्रेशन जब कम होती है तो न्यूरॉन्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। ओवर एक्टिव होंगे तो ब्रेन जो है वो स्ट्रेस में जाएगा। ऑक्सीटोसिन है, लव हार्मोन इसे कहा जाता है, स्ट्रेस के अंदर देखा गया ऑक्सीटोसिन जो है वो लो होती है, ठीक है। इसलिए ऐसी एक्टिविटी कि जो करने की आपको पसंद है, जब आप वो करते हैं ना तो आपका ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। आप अपने पार्टनर को हक कर रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग यू व्हेन यू आर फीलिंग स्ट्रेस, आप अपने पार्टनर को हक कर रहे हैं, जब अपने पेट को पेट कर रहे हैं, ठीक है, टैप कर रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, तो क्या होता है आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, ठीक है, ब्रेन में ऑक्सीटोसिन क्रिएट होता है, सिक्रिएट होता है और आप अच्छा फील करते हैं, ठीक है। कार्टिसोल जो है इसका ताल्लुक डायरेक्ट स्ट्रेस के साथ है, मैंने आपको एचपी एक्सिस में कल भी बताया था। जब कार्टिसोल हाई होता है तो आपकी जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाती है। तो इसको आप डाउन कैसे कर सकते हैं? थ्रू टीएफटी, थ्रू मेडिटेशन, ठीक है, थ्रू माइंडफुलनेस, कि आप अपने आप को माइंडफुल रखें, प्रेजेंट पे फोकस करें, ठीक है। उसके अंदर 5 4 3 2 1 टेक्निक मैंने पिछले वेबिनार में बताई थी, वो बड़ी इफ़ेक्टिव होती है कि आप अपनी सेंसेस का यूज़ करते हुए अपने आप को सोच में से बाहर लाएं और अपने आप को हाल के अंदर प्रेजेंट करें कि मैं इस वक्त प्रेजेंटली कहाँ पर हूँ, ठीक है। 5 4 3 2 1 टेक्निक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं टू लोअर योर कार्टिसोल एंड स्ट्रेस। इसमें एक्सरसाइज आ गई है, आगे एक्सरसाइज करें, इसका ताल्लुक BDNF के साथ मैंने आपको बता दिया है, इसलिए अपने आप को फिज़िकली लाजमी एक्टिव करें। उसके बाद मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस है, अपने आप को माइंडफुल करें, अपने आप को प्रेजेंटली फोकस करें, ठीक है, प्रेजेंट पे फोकस करें। इसलिए क्योंकि एंग्जाइटी और स्ट्रेस ज़्यादातर कब होती है? जब आप ज़्यादा अपने या माजी के किसी चीज़ को सोच रहे होते हैं या अपने मुस्तकबिल के वाले से परेशान होते हैं कि कल कैसे होगा या ये काम कैसे होगा, कौन करेगा, कब करेगा, तो ये चीज़ें होती हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक में PMR है, डीप ब्रीदिंग है, डीप ब्रीदिंग के भी कई आगे फिर टाइप्स हैं, बॉक्स ब्रीदिंग है। बॉक्स ब्रीदिंग अगर आप की इंटरेस्ट है तो मैं आपको शॉर्टली सा एक्सप्लेन कर देता हूँ और आप उसको जब भी आप फील करें तो आप उसको कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, क्लाइंट से भी कह सकते हैं। अगर आपकी इंटरेस्ट है तो मैं उसको बता देता हूँ। इफ़ यू आर लिसनिंग, मुझे को सुन भी रहा है? जी सर। चलें ठीक है, मुझे लगा कि क्लास यहाँ तो सो गई है, चले गई है। सो रिलैक्सेशन टेक्निक में ना एक डीप ब्रीदिंग की एक टाइप है, उसको हम कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिस तरह एक बॉक्स है ना, एक डब्बा होता है, उसकी लेंथ भी उतनी है और उसकी जो चौड़ाई है वो भी उतनी है। इसी तरह इसको बॉक्स ब्रीदिंग कहा जाता है कि आपने क्या करना है कि आपने 4 सेकंड तक सांस अंदर खींचना है, इनहेल करना है, फिर आपने 4 सेकंड तक उसको रोक लेना है, एंड देन यू विल एक्सेल, आप फिर सांस को निकालते हैं, 4 सेकंड तक एक्सेल करते हैं। यानी कि आप 4 सेकंड के लिए सांस खींचते हैं, 4 सेकंड के लिए रोकते हैं और 4 सेकंड के लिए आपने सांस को मुंह के ज़रिए बाहर निकालना है। इनहेल आप नाक से कर रहे हैं, एक्सहेल आप मुंह से कर रहे हैं, और इस तरह से नहीं करना कि आप जो है वो बड़ा फोर्सली बड़ी तेज़ी से एक्सहेल कर दें, ठीक है। बड़ा सॉफ्टली आपने इनहेल करना है, 4 सेकंड तक आहिस्ता आहिस्ता आप खींचते जाएं सांस को, फिर आप उसको रोक दें 4 सेकंड के लिए, ठीक है। उसके बाद आप 4 सेकंड तक बड़े आसान आराम के साथ बड़ी स्लोली जो है एक्सहेल करते हैं, मुंह के साथ मुंह से करेंगे और नाक से खींचेंगे। ये बॉक्स ब्रीदिंग है। और जब आप इसके दौरान आंखें बंद करके इमेजिनेशन से यूज़ करते हैं
पॉजिटिव इमेजिनरी यूज़ करते हैं कि आप किसी अच्छी पिक्चर्स को गुमान कर रहे हैं, किसी अपनी पसंदीदा जगह का गुमान कर रहे हैं अपने, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों के लिए फेवरेट जगह होती है साहिल समंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, या अपनी बालकनी में बैठे हुए हैं, या अपने किसी फेवरेट पर्सन के साथ बैठे हुए हैं। ये इमेजिनेशन जो है ना, ये बड़ी जल्दी इफ़ेक्ट पैदा करती हैं फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ साथ। तो ये होलिस्टिक अप्रोच होती है कि जब आप एक टेक्निक के अंदर बाकी भी यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो इफ़ेक्ट्स अच्छे आते हैं। तो PMR ये है इसकी, इट इज़ आल्सो डिटेल टेक्निक, जिसमें आप अपनी बॉडी मसल्स को वन बाय वन, अपने पाँव से शुरू करके अपने सर के मसल्स तक वन बाय वन मसल्स को टेंस और रिलैक्स करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम आगे अगले वेबिनार्स में इन टेक्निक्स के ऊपर लेकर आएंगे कि किस तरह इनको परफॉर्म किया जाता है। अभी जो आपके समझने के लिए जो मैंने डिटेल में बताई है ना, वो EFT बताई है, बायोसाइकोसोशल अप्रोच बताई है, ठीक है। इसी तरह डीप ब्रीदिंग में मैंने आपको बॉक्स ब्रीदिंग बताई है। इसके साथ साथ मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस कितनी है आपकी स्ट्रेस रिडक्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद सोशल स्पोर्ट है, ये बड़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इंसान जो है ना वो सोशल एनिमल है। तो सोशल सपोर्ट के बगैर जो है ना, आप भूल जाएं कि आपको कोई खातर ख्वाह नतज मिलेंगे। एक बंद कमरे में बैठकर आप ये सारा कुछ कर रहे हैं ना, और आपका किसी दूसरे इंसान के साथ ताल्लुक़ नहीं है, बातचीत नहीं है, तो भी आप अपने साथ जो है वो ज़्यादती कर रहे हैं, ठीक है। डाइट एंड न्यूट्रिशन है, अपनी डाइट को हेल्दी करें। जंक फूड देखी गई है जो आजकल चलती है, इसका मेंटल हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट है। आपकी जो डाइट पैटर्न है, डाइट टाइमिंग है, वो बड़ी इफ़ेक्ट करती है आपकी मेंटल हेल्थ को भी। स्लीप जो है उसका एडिक्वेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्लीप में आपके न्यूरॉन्स और आपकी बॉडी के सेल्स रिपेयर होते हैं। टॉक्सिन जो हैं उनको रिलीज़ किया जाता है बॉडी में से, एक्सक्रीट करवाया जाता है। तो जब आप स्लीप नहीं लेते तो आपके ब्रेन ये सेल्स हैं, आपके बॉडी सेल्स हैं, वो थक जाते हैं, उनके अंदर रिपेयरिंग उस तरह से नहीं होती, ठीक है। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्रोनिक स्ट्रेस के क्या हैं कि आपके ब्रेन की एक ऐसी एबिलिटी अल्लाह ने आपको दी हुई है आपके दिमाग को, कि इसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। किसी आपके ब्रेन की वो एबिलिटी जिसकी मदद से ये अपने आप को रीवायर कर सकता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो चेंज लाया जा सकता है, अगर कोई बंदा डिप्रेस्ड है और उसके ब्रेन केमिकल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं, उसके जो न्यूरोनल पाथवेज़ हैं, न्यूरल पाथवेज़ हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं, वो इस तरह के बन गए हैं कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होने की वजह से डिप्रेस फील कर रहा है, स्ट्रेस फील कर रहा है, तो ब्रेन की वो एबिलिटी जिसकी मदद से ये अपने आप को चेंज कर सकता है, रीवायर कर सकता है, रीप्रोग्राम कर सकता है, इसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर ये ना होती तो हम कभी भी इस काबिल ना होते कि हम किसी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते। ब्रेन में कोई चेंज आ गया तो हम कोई भी चीज़ पैदा होगी तो उसको चेंज कर सकते, ठीक है। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है, यानी कि ये आपकी दिमागी लचक है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं इन द न्यूरोप्लास्टिसिटी। एलोस्टैटिक लोड क्या है? प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द स्ट्रेस कैन लीड टू द स्टेट ऑफ क्रोनिक फिजियोलॉजिकल अराउजल। क्योंकि आप मुसलसल जब स्ट्रेस में रहेंगे तो आपकी जो बॉडी है ना मुसलसल एमरजेंसी मूड पे रहेगी। आपकी बॉडी का HPA एक्सिस जो है वो कार्टिसोल को हाई रखेगा, और जब कार्टिसोल हाई रहेगा बॉडी स्ट्रेस में ही रहेगी, ठीक है। और फिर उसके बड़े नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, हार्ट डिजीज़ पैदा हो जाती हैं, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम पैदा हो जाती हैं, मसल स्टिफनेस बड़ी एक कॉमन सिम्टम है स्ट्रेस के मरीज़ों की, ठीक है। तो ये क्रोनिक स्ट्रेस की निशानियाँ होती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएँ बॉडी एंड ब्रेन इंटरेक्शन। आपकी ब्रेन का और बॉडी का ताल्लुक स्टमक के साथ है। आपकी बॉडी का ब्रेन बॉडी एक्सिस जो है वो ब्रेन विद स्टमक है। इसका स्टमक जो है, आपकी बॉडी का स्टमक और ब्रेन ये एक एक्सिस बनाते हैं। आपकी बॉडी और ब्रेन में जो कनेक्शन है वो चीफली जो है वो इस ऑर्गन के ज़रिए होता है, क्योंकि आपके ब्रेन की वेरी इंपॉर्टेंट नर्व है वेगस नर्व। मैं इसके ऊपर वर्कशॉप लेके आऊँगा। वेगस नर्व एंड ये आपकी बॉडी के पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन करती है, और जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं ना तो आपकी बॉडी का पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ही सबसे पहले बंद होता है, यानी वेगस नर्व ही इनएक्टिवेट हो जाती है। तो अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ और ऐसी एक्सरसाइजेज करें कि जो वेगस नर्व को एक्टिवेट कर रही हैं, तो आप देखेंगे कि विद इन मिनट्स आपकी वो जो स्ट्रेस है, वो जो सिंपथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है, वो कार्टिसोल बढ़ गया, वो बड़ी तेज़ी से डाउन होगा, ठीक है। तो ये बॉडी एंड ब्रेन इंट्रैक्शन है, आप इसको स्ट्रॉन्ग करें, आप इसको हेल्दी लें, तो आपकी जो ब्रेन कंडीशंस हैं, साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, बॉडी कंडीशंस हैं, वो भी इम्प्रूव होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। इसके अंदर आप अपने आप को रेगुलर एक्सरसाइज करें,
वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ करें, ऐसी एक्टिविटीज़ लाजमी करें कि जो आपको फिज़िकली एक्टिवेट करें, गेम्स करें, ठीक है। इसी तरह वॉक, ऐसी जगह पर वॉक करें ख़ास तौर पे जहाँ पर आपको नेचर के साथ कनेक्शन फ़ील हो, जैसे कि बाग है, कोई गार्डन है, ठीक है, मतलब साहिल समंदर हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो कुदरती नज़ारे हैं उनके साथ जब आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं ना खुद को, तो आप जो साइकोलॉजी है, जो इमोशंस हैं, वो हील होते हैं, ठीक है। उसके बाद हेल्दी डाइट यूज़ करें, बैलेंस डाइट यूज़ करें, फ्रूट्स का यूज़ करें, वेजिटेबल्स हैं, वो होल ग्रेन्स हैं, ठीक है। इसके बाद लीन प्रोटीन जैसे कि चिकन है, मटन है, इस तरह के जो प्रोटीन एक हेल्दी वे में, एक हेल्दी रेंज में यूज़ करें, ठीक है। जो आजकल जंक फूड है, ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफ़ेक्ट रखती है आपकी मेंटल हेल्थ पे। लोग आप रात को 12 बजे से शुरू होते हैं और सुबह फजर तक जो है वो इन चीज़ों का ऑर्डर करके तो मंगवा के खा रहे होते हैं, और उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि वो अपनी बॉडी का भी बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं, और आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो भी बड़ी तेज़ी से डाउन होती है, ठीक है। क्योंकि उसमें अनहेल्दी फैट होता है जो आपके ब्रेन सेल्स के अंदर भी डैमेज पैदा करता है और बॉडी सेल्स में भी। लिमिटेड प्रोसेस फूड, जो प्रिजर्व फूड्स हैं, उनका कम से कम इस्तेमाल करें, कैन फूड का कम यूज़ करें, शुगरली ड्रिंक्स का जैसे कि मुख्तलिफ एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इनका कम यूज़ करें, क्योंकि इनमें शुगर कंटेंट बड़ा ज़्यादा होता है। आपकी बॉडी के अंदर जब शुगर बड़ी ज़्यादा होगी तो आपकी बॉडी उसको भी स्ट्रेसफुल कंडीशन के तौर पर ही लेती है। हाइड्रेटेड रहें, स्ट्रेस के अंदर आपने देखा होगा लोग पानी बड़ा पीते हैं, और आपको पता है कि इस्लाम आज से 1400 साल पहले हमें ये तालीम दिया गया है कि अगर आप फील कर रहे हैं ना कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा है या आप बड़े परेशान हैं, तो आप पानी पिएं या वज़ू करें। तो आज की जो साइकोलॉजी है, आज की जो मेडिकल साइंस है, इसको सपोर्ट करती है, ठीक है। तो आप जब पानी पीते हैं ना, तो आपके पानी पीने की वजह से एक तो जो नेगेटिव एनर्जीज जमा हो जाती है ना बॉडी में, वो रिलीज़ होती हैं, ठीक है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, क्योंकि वेगस नर्व आपके ब्रेन के बैक से निकलती है, आपके नेक एरिया को आपके कानों के पीछे से, ठीक है, ये सप्लाई करती है, नेक से गुजरते हुए नीचे या आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सप्लाई करती है, फिर ये नीचे स्टमक और इंटेस्टाइन्स को सप्लाई करती है। तो इन एरियाज़ में से किसी भी जगह, किसी भी रास्ते को जब आप एक्टिवेट करेंगे ना, छेड़ेंगे, तो वेगस नर्व एक्टिवेट होगी। आप देखिएगा, कभी भी आपको फील हो ना कि आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, गुस्सा फील कर रहे हैं, तो आप ठंडा पानी लेकर या बर्फ़ के 2 पीस लेकर अपने कानों के पीछे रखिएगा, या एक ठंडा टॉवल लेकर पानी का उसको गर्म ठंडे पानी से गीला करके आप अपनी गर्दन पर रखिएगा। आप देखेंगे 1 मिनट के अंदर अंदर आपका गुस्सा गायब होगा, या 1 मिनट के अंदर अंदर आपको वाज़िया फ़र्क फील होगा कि आपके इमोशंस में कितना ज़्यादा डाउनफॉल आया है, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हमारे लिए सुनना बड़ी आसान होती हैं, बड़ी इजी लगती हैं, लेकिन इनका उतना ही अच्छा इफ़ेक्ट भी होता है और ये उतनी इंपॉर्टेंट भी होती हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। नींद 7 से 8 घंटे की लें, क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए, आपकी जगह पुरसकून होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद माइंडफुलनेस यूज़ करें, प्रैक्टिस द माइंडफुलनेस। नमाज देखी जाए तो ये पूरी माइंडफुलनेस है, आपका पूरी तवज्जो आपकी नमाज की तरफ होती है। आप उस वक़्त जो बंदा माइंडफुल होकर नमाज़ पढ़ता है, खुशो खुजू जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वो अपनी जो ज़िंदगी की उलझने हैं, सोचें हैं, उनसे अपने आप को कुछ वक्त के लिए अलहदा कर देता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप माइंडफुल होकर जब काम करते हैं ना, तो आपका वो जो काम कर रहे हैं, एक तो वो भी अच्छा होता है, और दूसरा आप अपने आप को फजूल सोचों से जब थका रहे होते हैं, उससे भी आपको ब्रेक मिल जाता है, ठीक है। इंगेज इन रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, जैसे मैंने इनको बताया भी है आपको, डीप ब्रीदिंग है, योगा है, मेडिटेशन है, ठीक है, लिसन टू द कामिंग म्यूज़िक है। उसके बाद सोशल कनेक्शन मजबूत करें, सोशल सपोर्ट सीख करें, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी यूज़ करें, क्योंकि जो स्ट्रेसफुल क्लाइंट्स होते हैं वो रूटीन्स के साथ बड़ा ज़्यादा रिजिड होते हैं, उनको हर चीज़ जो है वो अपने वक्त के अंदर अंदर चाहिए होती है, और इतने स्ट्रेस होते हैं कि वो उस काम को करने के बावजूद भी फिर नहीं कर पाते स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज़ करें, ठीक है, जैसे कि आप अपने टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें, और फिर वो एक जो उनके पीसीज हैं उनको आप 1 बाय 1 उनके ऊपर काम करें, और अपने आप को उसकी जो बर्डन होता है कि ये काम कैसे होगा इतने वक्त में, आपको वो आसानी से करने में आपको वो आसानी फील होगी जब आप एक बड़े टारगेट को छोटे छोटे गोल्स में तकसीम कर देते हैं, ठीक है। और फिर आप हर गोल को जब अचीव करते चले जाते हैं, तो आप अपने असल टारगेट को अचीव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह अपने टास्क तो प्रायोरिटाइज करें अपने डे रूटीन में कि कौन सा काम पहले करने वाला है, कौन सा काम बाद में करने वाला है,
कौन सा काम इम्पोर्टेंट है। इसके पीछे मैंने आपको कौन सी वर्कशॉप थी पीछे वेबिनार में, एग्रेशन थी आई थिंक सो। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, ठीक है। यानी कि इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, ठीक है, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। इस तरह आप टास्क को क्लासीफाई कर लेते हैं और आपको फिर उन पर काम करना आसान हो जाता है। हॉबीज़, अपनी हेल्दी हॉबीज़ यूज़ करें, ठीक है। ये नहीं कि आप गेमिंग शुरू कर दें, जो वीडियो गेम्स हैं ये भी एक एडिक्शन ही है, ठीक है। ये नेगेटिव इफेक्ट पैदा करती है। फिज़िकल हॉबीज़ यूज़ करें, ठीक है। नेचर फ्रेंडली हॉबीज़ यूज़ करें। जर्नलिंग कर सकते हैं, आप डायरी लिख सकते हैं अपने दिन की रूटीन में आपने क्या किया, आपको आज के दिन में कौन सी 3 पॉजिटिव चीज़ें नज़र आईं, ठीक है। आप याद रखिएगा जब आप सोने से पहले दिन में 3 पॉजिटिव चीज़ों पर सोचते हैं ना कि आज के दिन में 3 अच्छी चीज़ें क्या हुई हैं, तो आप जब अगले दिन उठते हैं तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप जब अप्लाई करते हैं, इनको स्टार्ट करते हैं तो आपको बड़े अच्छे इफेक्ट मिलते हैं। डाइटरी चेंजेस में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं, लीफी ग्रीन्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे कि इनके अंदर विटामिन सी होता है। विटामिन सी बहुत अच्छा होता है मेंटल हेल्थ के लिए भी। इसके बाद होल ग्रेन्स हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेबल ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि इनमें पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, और पॉलीसेकेराइड जो है ये आपकी डाइट का बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। शुगर जो है, शुगर फैमिली जो है, इसके अंदर होल ग्रेन जो हैं वो प्रोटीन का सोर्स भी होती हैं और अच्छी शुगर का भी सोर्स होती हैं। हेल्दी फैट्स यूज़ करें, बैड फैट यूज़ नहीं करें, ठीक है। जैसे कि ये जंक फूड है, फ्राइड चीज़ें हैं, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फैटी फ़िश ये है, सैल्मन, ट्यूना, ठीक है। नट्स एंड सीड्स हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट है हर किस्म का। लीन प्रोटीन है, चिकन है, फ़िश है, ठीक है, मटन है, बीफ है, ये सारे लीन प्रोटीन्स आते हैं। क्योंकि ये जो लीन प्रोटीन है ना, ये आपके ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन इन दोनों को बनवाती है, ठीक है। इसलिए मुकम्मल तौर पर इनको छोड़ देना भी आपकी जो इन डोपामिन और सेरोटोनिन है इनके बनने के लिए अच्छा नहीं होता। मैग्नीशियम रिच फूड यूज़ करें, ठीक है, जैसे कि बनाना है, इनका इस्तेमाल करें, ठीक है। ये आपकी रिलैक्सेशन में बड़े हेल्प करते हैं। एलमंड्स हैं, जैसे कि बादाम है, इनमें विटामिन ई भी होता है, जो कि विटामिन ई आपकी बॉडी का एंटी मेटाबोलाइट है। आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं ना, वो विटामिन ई की मदद से साफ़ किए जाते हैं, ठीक है। स्पिनच है, पालक हो गया, ठीक है, जिसका मैग्नीशियम का बड़ा अच्छा सोर्स है। फर्मेंटेड फूड्स हैं, जैसे कि योगर्ट है, ठीक है, प्रोबायोटिक भी है, आपका गट हेल्थ अच्छी रहती है। गट हेल्थ अच्छी हो तो आप मेंटली भी अच्छा फील करते हैं, ठीक है। तो योगर्ट है। इसके बाद किमची, इट इज़ अ फर्मेंटेड कोरियन डिश दैट कैन सपोर्ट द गट हेल्थ। फूड्स टू लिमिट और अवॉइड, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस फूड कम से कम यूज़ करें। जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इनका कम यूज़ करें। कैफ़ीन एक्सेसिव जो है उसको लेना छोड़ दें, ठीक है। अल्कोहल है उसका, उससे अपने आप को प्रिवेंट करें, रिडक्शन करें। रिडक्शन में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स सच एज रोडियोला रोशिया। ये कोई मेरे ख्याल से साइंटिफिक नेम है किसी प्लांट का। इसकी वजह से आपकी बॉडी में, ब्रेन में मेलाटोनिन, ग्लाइसिन, ठीक है, ये सिक्रीट होते हैं। आपको पता है मेलाटोनिन आपका स्लीप हार्मोन है, ठीक है। इसकी जो सिक्रीशन है ना वो आपको स्लीप में लेके जाती है। ग्लाइसिन जो है ये आपकी ब्रेन के जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर उनका एक अहम पार्ट है, ठीक है, एसोसिएटेड विद द रिडक्शन विद द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। इसके बाद विटामिन बी है, कावा है। इसके बाद विटामिन सी मैंने आपको बताया, जैसे कि विटामिन ई, इनका मेंटल हेल्थ के साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन है। विटामिन बी कम्प्लेक्स है, विटामिन B1 से B12 तक। उसके बाद ये कुछ विटामिन हैं, ठीक है, इनका ताल्लुक है विद द मेंटल हेल्थ। फोलिक एसिड्स एंड वाई अदर सप्लीमेंट्स आर गुड फॉर स्ट्रेस। एल-थियानीन है, गाबा है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो न्यूरोपैथिक पेन होती है ना, जैसे कि किसी को न्यूरल पेन है, डिस्क पेन है, मोरों का तकलीफ़ है, कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम है, तो उसमें ना जो डॉक्टर्स हैं वो प्री गैबालिन के नाम से कोई एक टैबलेट देते हैं। वो प्री गैबालिन क्या करती है, वो गैबालिन गैबालिन को बढ़ाती है, ठीक है। गैबालिन जब बढ़ता है तो आपकी बॉडी, आपके ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो पेन एरियाज़ हैं, वो इनएक्टिवेट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ओवर एक्टिविटी रोकता है ना गाबा।
तो वो अपनी एंग्जाइटी में भी बड़ा फील करते हैं। इसलिए देखा गया है कि जो एंग्जाइटी के पेशेंट्स हैं ना, वो अपने तौर पे गैबा लेना शुरू कर देते हैं, प्री गैबालिन के जो कैप्सूल हैं वो लेकर खाते हैं और उसके एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सिडेशन भी होती है। तो इसलिए कभी भी जो है वो आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनके ड्रास्टिक इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। What are adaptogens and why they are used for? Adaptogens are meant to help you adapt the resiliency in the face of stress। यानी कि वो चीज़ें जो आप अपनी स्ट्रेसफुल कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे ना, जो भी मेथड्स आप यूज़ करेंगे, जो भी टेक्निक्स अप्रोच यूज़ करेंगे, वो अडेप्टोजेंस में होंगी। इसमें आप फूड भी ला सकते हैं, इसमें आप साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ला सकते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, कोई भी चीज़ जो आप अडेप्ट करते हैं उस दौरान उस स्ट्रेस से निपटने के लिए। एश्वागंडा इट इज़ अ वीड, ये एक जड़ी बूटी का नाम है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है मेंटल हेल्थ को, ब्रेन की हेल्थ को, मेमोरी को बूस्ट करने में, ठीक है। जिनसंग इसी तरह जिंको बाइलोबा, ये दो ऐसी है कि जो बाकायदा कैप्सूल्स फॉर्म में आती हैं और ये ब्रेन हेल्थ के लिए, मेमोरी प्रॉब्लम्स के लिए, मूड प्रॉब्लम्स के लिए, स्लीप प्रॉब्लम्स के लिए बड़ी अच्छी हैं, ठीक है। एडिक्टिव नहीं है, लेकिन ये एक नेचुरल ऐसी केमिकल्स हैं कि जो आपके ब्रेन हेल्थ को बहुत अच्छा बूस्ट करते हैं। तो एश्वागंडा है, जिंक्संग है, एश्वागंडा का ही मेरे ख्याल से दूसरा नाम है जिंको बाइलोबा, ठीक है। तो ये बड़ी इफ़ेक्टिव सप्लीमेंट्स हैं जो अब बाकायदा कंपनीज़ ने लॉन्च भी की हुई हैं फॉर द मेमोरी बूस्ट फ्राम द फॉर द मेंटल हेल्थ बूस्ट करना, ठीक है, मेमोरी प्रॉब्लम्स को डील करना, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। माइंडफुलनेस मेडिनेस ठीक माइंडफुलनेस है एंड मेडिटेशन, ये मैंने आपको पहले भी इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि प्रेजेंट मोमेंट में फ़ोकस करें। जैसे कि नमाज है, तो आप किस सूरत पर तिलावत कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके अल्फाज पर जब तवज्जो के साथ पढ़ रहे हैं ना, तो आपका ध्यान सोचों से हट जाएगा और आप प्रेजेंट की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह 5 4 3 2 1 टेक्निक है कि 5 चीज़ें जो आपको सुनाई दे रही हैं, 4 चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं, 3 चीज़ें जो आपको महसूस हो रही हैं टच करने पर, 2 चीज़ें जिनकी आपको स्मेल आ रही है, एक चीज़ ऐसी देखेंगे जो आपको टेस्ट हो रही है। तो ये सेंसेस आप यूज़ कर रहे हैं अपने आप को ग्राउंड करने के लिए। जो आप हवाओं में और ख्यालों में उड़ रहे हैं उससे ग्राउंड होने में आपको मदद मिलती है, ठीक है। तो माइंडफुलनेस जो है वो बहुत हद तक आपकी स्ट्रेस को कम करती है, क्योंकि आप नेगेटिव थॉट से बाहर आ जाते हैं। माइंडफुलनेस में बॉडी स्कैन एक टेक्निक है, ये आगे डिटेल टेक्निक्स हैं, ठीक है। इस वक्त इतना वक्त नहीं है कि अब इनको एक्सप्लेन किया जाए। इम्प्रूव कोग्निटिव फंक्शंस है, आपकी कोग्निशन बेहतर होती है माइंडफुलनेस से, सेल्फ अवेयरनेस आपकी बढ़ती है। वॉकिंग मेडिटेशन है, ठीक है, बॉडी स्कैन है, ये सारी माइंडफुलनेस की ही टाइप्स हैं। इनको हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट जो आगे आएंगी उनके अंदर करेंगे। डीप ब्रीदिंग की ये कुछ टाइप्स के नाम हैं। बॉक्स ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग है। डीप ब्रीदिंग जैसे कि हम डायाफ्रैगमेटिक ब्रीदिंग यानी पेट से सांस लेना, ठीक है। अपने सांस को अंदर खींचें, ठीक है, नाक से, और इतना खींचें कि आपका जो पेट है वो बाहर की तरफ आ जाए, ठीक है। उसको रोक लें 4 सेकंड के लिए, ठीक है, 3 सेकंड के लिए, ठीक है। उसके बाद आप फोर्सफुली आहिस्ता आहिस्ता मुंह के ज़रिए जब सांस को बाहर निकालते हैं, तो इसमें आप अपने एब्डोमिनल मसल्स भी यूज़ कर रहे हैं, अपने लंग्स और अपने चेस्ट मसल्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो इस एक्टिविटी की वजह से क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है उसकी अटेंशन आपकी इस एक्टिविटी की तरफ आ जाती है, सोचों से हट के, ठीक है। तो ये डीप ब्रीदिंग आपको इस तरह से ग्राउंड करती है। गाइडेड इमेजरी है कि आप अपनी आंखों को बंद करें, रिलैक्स पोस्चर के अंदर अपने आप को 45 डिग्री पर पीछे लीन बैक कर लें। इससे क्या होगा कि आपकी जो ब्रेन है उसको सब कॉन्शियस स्टेट में जाने में बड़ा हेल्प होता है, ठीक है। और उस दौरान जब आप फिर अपनी किसी पसंदीदा शख्स को सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, या पसंदीदा जगह, या अपने किसी पसंदीदा म्यूज़िक का जो है वो गुमान कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेन के लिए इमेजिनेशन और रियलिटी एक ही है, ठीक है। आप जब इमेजिन कर रहे हैं तो ब्रेन के लिए वो रियलिटी ही है, उसका इफ़ेक्ट रियल ही पैदा होगा, ठीक है। इसलिए जो लोग अक्सर सवाल करते हैं कि हम तो सिर्फ तसव्वुर कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। ब्रेन जो है वो इमेजिनेशन में और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर सकता। आप जितना अच्छा इमेजिन कर सकते हैं आप उतना ही अच्छा इफेक्ट भी पैदा कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इमेजिनेशंस हैं और इस तरह की जो चीज़ कंडीशंस होती हैं ये आपकी बॉडी पर, फिजिकल ब्रेन पर रियल इफ़ेक्ट पैदा करती हैं, ठीक है। तो गाइडेड इमेजरी यूज़ करें,
अलॉन्ग विद ब्रीदिंग एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हैं। लंबे सांस लेते हुए आप किसी अपने आप को साहिल समंदर लेटा हुआ फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। यानी कि आप होलिस्टिक अप्रोच यूज़ कर लें। ये आपके ऊपर है कि आप एक टेक्निक यूज़ करना चाह रहे हैं या मुख्तलिफ लेकर चलना चाह रहे हैं। डीप ब्रीदिंग है। डीप ब्रीदिंग के साथ देखा गया कि जब आप इमेजिनेशन यूज़ करते हैं तो इसके इफ़ेक्ट डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह these were the different effective and latest approaches which was uh, supposed to be described today. इंशाल्लाह मैं ये जो टेक्निक्स जो मैंने बड़ी तेज़ी से गुजारी हैं ना, जैसे कि माइंडफुलनेस की हैं, ब्रीदिंग की टाइप्स हैं, ठीक है, पीएमआर है, इसको मैं सोच रहा हूँ कि मैं डिटेल में लेकर आऊँ ताकि ये आपको इनकी डिटेल पता लग सके, आपको करने आ सकें। और इसके ऊपर यही है कि ये आप ऑडियंस पर और मेंबर्स पर ही है कि वो कितना ज़्यादा इसके लिए कंसर्न शो करते हैं। जितनी वोटिंग होगी उतना ही फिर हम भी इसके ऊपर मोटिवेट होकर काम करेंगे। तो आई होप आप लोगों को कुछ चीज़ इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ नया लगा होगा और कुछ समझ आया होगा।